हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा वीडियो क्या है और किस बारे में है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पोटेंशियली 4, 5, 6 लगभग 4 स्टॉक आई थिंक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम ये जानने वाले हैं कि हमें एंड टू एंड जब भी कभी किसी स्टॉक को एनालाइज करना हो फंडामेंटली, तो हमें उसे देखना कैसे चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब मैं उसका एनालिसिस स्टार्ट करता हूं तो मेरा टाइम फ्रेम, यानी कि मुझे किस टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें डेफिनेटली एक ओवरऑल पिक्चर स्टॉक की पता होनी चाहिए। हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये स्टॉक किस सेक्टर को बिलोंग करता है और टेक्निकली के साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रांग में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स का टेक्निकल पार्ट कवर करने वाले हैं और फंडामेंटल किस तरीके से कवर किया जाता है, डेफिनेटली मैं आपके लिए उस टॉपिक पर भी एक नई वीडियो लाने वाला हूं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही लर्निंग भरा वीडियो होने वाला है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस वीडियो के बाद मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला स्टॉक। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा पहला स्टॉक है साउथ बैंक। चलिए अब एक बार टेक्निकली साउथ बैंक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि साउथ बैंक इस समय कर क्या रहा है और ओवरऑल साउथ बैंक ने किस तरीके का बिहेव किया, इसमें किस तरीके के ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव बनते हैं और हमें अपनी एंट्री इसमें अभी प्लान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी मुझे कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस से एनालाइज करना होता है तो सबसे पहले मैं उसके कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊंगा फ्रेंड्स, मैं जाऊंगा उसके मंथली टाइम फ्रेम पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी चार्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले आपका सबसे पहला वॉच पॉइंट कौन सा होना चाहिए, आपका वॉच पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आपका जो एनालिसिस स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम पर क्यों आना है हमें फ्रेंड्स? मंथली टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें एक आइडिया लग जाता है कि स्टॉक ने ओवरऑल किस तरीके का बिहेव किया, मुझे अपने टारगेट्स क्या सेट करने चाहिए और मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी किस तरीके की इस पर्टिकुलर स्टॉक में रहनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि साउथ बैंक का मंथली चार्ट इस समय हमें क्या पिक्चर बता रहा है और क्या साउथ बैंक हमारे लिए आने वाले समय में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही मैं साउथ बैंक पर आता हूं, मुझे उसके मंथली चार्ट में एक बात तो क्लियरली साफ समझ में आ रही है फ्रेंड्स। साउथ बैंक अभी अपने जहां से उसने अपनी शुरुआत की थी, साउथ बैंक का प्राइस लगभग उसी जोन पर खड़ा है। चलिए, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो सीधी सी बात, अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए कि अगर साउथ बैंक यहां से ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है तो साउथ बैंक मैक्सिमम अपना प्राइस क्या अचीव कर सकता है। तो ये भी आसान है, मुझे साफ साफ साउथ बैंक का लाइफ टाइम हाई भी दिखाई दे रहा है। तो अब मैंने एक काइंड ऑफ रेंज मार्क कर लिया फ्रेंड्स, जो मुझे देख करके समझ में आ रहा है कि साउथ बैंक की ओवरऑल जर्नी, साउथ बैंक ने ओवरऑल अपनी लाइफ में जो सबसे लोवेस्ट प्राइस लगाया था, इस समय साउथ बैंक उसी के आसपास होवर कर रहा है और जो उसका हाईएस्ट प्राइस है वो हमें पता है 30 से लेकर के 35 रुपए की रेंज का साउथ बैंक का हाईएस्ट प्राइस है। तो अब साउथ बैंक में आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं फ्रेंड्स?
अब जैसे ही मंथली में मुझे ये पिक्चर इसकी क्लियर हो जाती है, अब एक टाइम फ्रेम लोअर चलते हैं और ये देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है। तो जैसे ही हम अपने लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं, हमें साफ साफ एक बात ये समझ में आती है कि अगर मैं साउथ बैंक को वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन मार्क करके एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो साफ साफ समझ में आता है कि साउथ बैंक ने एक वीक अप ट्रेंड ही बोलूंगा मैं इसको, ये कोई एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की परिभाषा नहीं है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो होते हैं उनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो लगभग 45 डिग्री से 40 डिग्री, एटलीस्ट 35-40 डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए, बट इस केस में ये इंक्लिनेशन उतना नहीं है, तो ये एक अच्छा अप ट्रेंड अभी तक तो नहीं था फ्रेंड्स। अब हमें इंतजार क्या करना चाहिए? सीधी सी बात मुझे समझ में आती है, अगर ये ट्रेंड लाइन साउथ बैंक फॉलो कर रहा था और साउथ बैंक में मुझे एक बाय टाइप का प्रोस्पेक्टिव या एक बाय टाइप की एंट्री प्लान करनी है, तो डेफिनेटली मुझे इस ट्रेंड लाइन से, जो कि एक स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ एनालिसिस है, मुझे एक ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद ये समझ में आता है कि इस ट्रेंड लाइन के अगर मैं ऊपर के क्लोज का इंतजार करूं, जो कि मुझे देख करके समझ भी आता है, जो कि हमारा लगभग ये वाला लेवल होगा अगर ग्राफ यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो चलिए, अगर ये पॉइंट और इतना एनालिसिस क्लियर है जो हमने अभी तक मंथली से वीकली तक किया, तो इसके लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं जो हमारा है डेली टाइम फ्रेम, और जिस टाइम फ्रेम में हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले हैं। तो सीधी सी बात, मुझे समझ में आ गया कि मेरा साउथ बैंक अपने मंथली जोन से स्ट्राइक करके ऊपर बढ़ने की इसने कोशिश की। अब जैसे ही इसने ऊपर बढ़ने की कोशिश की, मुझे समझ में आता है कि मेरा जो ये वाला जोन है, जो ये वाला लेवल है, अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन तक, यानी कि लेट्स से मैं कल को ही साउथ बैंक में एक बाय इनिशिएट कर देता हूं, और उस केस में मैं अपना मेरा जो बाय प्राइस होने वाला है वो 8.80 के लगभग होने वाला है, और जो मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूंगा लगभग 1 रुपया दूर, आप 7 रुपये भी प्लान कर सकते हैं। 7 रुपये 30 पैसे 20 पैसे प्लान करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। अब इस प्लानिंग के बाद मुझे ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स? मुझे ध्यान रखना है कि जब साउथ बैंक 10 रुपये 60 पैसे से लेकर के 11 रुपये 20 पैसे की रेंज में आएगा, तो डेली में, माइंड माई वर्ड्स फ्रेंड्स, डेली ग्राफ में वो यहाँ पर आकर के कैसा बिहेव कर रहा है। अगर वो यहाँ पर आकर के वीक हो जाता है और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो जो कुछ भी मेरा प्रॉफिट मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मुझे डेफिनेटली उस प्रॉफिट को लेकर के निकलना चाहिए। और इसके उलट अगर साउथ बैंक ने ये रेंज तोड़ दिया, यानी कि ये लेवल जो हमारा बना हुआ है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, अगर उसको ब्रेक कर देता है, तो साउथ बैंक अपना एक प्रीवियस हाई, यानी कि जो उसका प्रीवियस लोकल हाई उसने बनाया था, उसको तोड़ करके ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, और फिर इसका अपना मंथली टारगेट, यानी कि जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी 30 रुपए के आसपास, हम डेफिनेटली ये तो नहीं कह सकते कि ये 30 रुपए सीधा जाकर के मीट कर जाएगा, बट हाँ डेफिनेटली इस एरिया से निकलने के बाद साउथ बैंक में दूर दूर तक कम से कम 20 रुपए तक तो कोई हडल दिखाई नहीं देती, और अगर ये उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ट्रेड होने वाला है फ्रेंड्स। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी कंडीशंस, अब हम इसको ट्रेड कैसे करें और इसको ट्रेल कैसे करें? तो सीधी सी बात, जैसे ही लेट अस से हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इस कैंडल में हमारा क्लोज हो गया था। अब जैसे ही इस कैंडल में क्लोज हो जाता है, अपने ग्राफ को लगाइए अपने मंथली ग्राफ पर, अपने स्टॉप लॉस को मूविंग एवरेज के साथ साथ धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ाते रहिए, और जहां ग्राफ आपको निकाल दे वहां कंफर्टेबली निकल जाइए। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने का। अब जो लोग या जो फ्रेंड्स जिनको पता है कि हम ग्राफ को शॉर्ट कैसे करते हैं, लेट अस से हमने अगर मान लो हम साउथ बैंक को शॉर्ट कर सकते थे, इसका फ्यूचर अगर मान लो एग्जिस्ट करता है, और हमने इसको अगर यहाँ पर मंथली में शॉर्ट किया होता, और यही काम अगर हम मूविंग एवरेज के साथ साथ चलते हुए कर रहे होते, तो डेफिनेटली हमारी जो प्रॉफिट बुकिंग थी, हमारी प्रॉफिट बुकिंग लगभग 8 रुपये
80 पैसे के आसपास थी और जो हमारा एंट्री यहाँ पर बना था वो 26 रुपए के अराउंड बना था फ्रेंड्स। तो एक बेहतरीन ट्रेड है, एक बेहतरीन मेथड है, इसको कीनली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है। हमारा दूसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स। तो ठीक है, टाटा कंज्यूमर्स को एनालाइज कर लेते हैं कि टाटा कंज्यूमर्स में किस तरीके के प्रोस्पेक्ट रहे और टाटा कंज्यूमर ने किस तरीके से अपने ओवरऑल बिहेव किया है। तो जैसे ही हम टाटा कंज्यूमर को मंथली ग्राफ में देखते हैं तो फ्रेंड्स ये वो इन्वेस्टमेंट प्योर ग्राफ होते हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। अगर आप टाटा कंज्यूमर को ध्यान से देखें तो टाटा कंज्यूमर ने 315 के बाद डायरेक्टली अभी तक कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई। अगर मैं इसको मानूं तो ये इसका मंथली का फर्स्ट करेक्शन हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाटा कंज्यूमर ने सपोर्ट कहां से लिया फ्रेंड्स? 20 डे मूविंग एवरेज, एक सिंपलेस्ट सेटअप जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव में। अब टाटा कंज्यूमर मुझे डायरेक्ट रेडीमेड एंट्री दिखाई दे रहा है। अब ये रेडीमेड एंट्री तो है, लेकिन हमें इसमें भी एक पॉइंट का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो कि है हमारा लाइफ टाइम हाई। तो हमारा लाइफ टाइम हाई इस केस में क्या है फ्रेंड्स? हमारा लाइफ टाइम हाई जो लाई करता है, हमारा लाइफ टाइम हाई लगभग इस जोन में लाई करता है। यानी कि अगर मैं कल ही इसमें बाय इनिशिएट करता हूं कीपिंग अ स्टॉप लॉस, जिसको मैं लगभग रखूंगा 640 रुपए के लगभग, तो 640 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए अगर हम इसमें एंट्री प्लान करते हैं 800 रुपए के आसपास, तो डेफिनेटली हमें ध्यान कहाँ रखना है? हमें ध्यान रखना है कि 900 लेवल पर आकर के कैसा बिहेव करेगा। और 900 लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड रहने वाला है फ्रेंड्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं जिसमें अभी सेम टाइप ऑफ एंट्री हमें मिली थी और जो कि इस समय हमारा बहुत ही सही तरीके से अभी तो रनिंग है फिलहाल। तो चलिए देख लेते हैं। जिंदल स्टील हमारा एक सेम काइंड ऑफ सेटअप था जिसमें हमने मूविंग एवरेज के आसपास अपनी एंट्री प्लान की और अपना स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर नीचे 330 रुपए के आसपास, और 330 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख के 430 रुपए के आसपास हमने अपनी एंट्री प्लान की। और 430 के बाद फ्रेंड्स अगर आप जिंदल स्टील को इस समय देखें तो जिंदल स्टील मेरा लगभग 550 रुपए पर खड़ा है, 200 रुपए का प्रॉफिट बुक करा चुका है और क्योंकि अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ चुका है तो आगे इसके निकलने की पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके का एनालिसिस करते चलिए, इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ऐड करते चलिए, तो डेफिनेटली एक दिन आपका पोर्टफोलियो आपको काफी हेल्दी दिखाई देगा। बट पहली कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? आपका एनालिसिस और आपका मेथड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले स्टॉक पर। हमारा अगला स्टॉक कौन सा है? हमारा अगला स्टॉक है मार्कसंस फार्मा लिमिटेड। हम सभी जानते हैं कोरोना के बाद फार्मा एक अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो एक बार इस स्टॉक को देख लेते हैं कि इस स्टॉक में इस समय पर किस तरीके के प्रोस्पेक्ट हैं और पहले इसने अपने लाइफ टाइम में किया क्या है। तो इसका लाइफ टाइम देखने के लिए चलते हैं इसके मंथली ग्राफ पर। वाओ फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसके मंथली ग्राफ पर आते हैं क्या दिखाई देता है आपको? मुझे साफ साफ एक चीज दिखाई देती है फ्रेंड्स। जैसे ही हम इसके मंथली ग्राफ पर आए, अगर आप इस जोन को कंसीडर करने की कोशिश करें तो ये जोन इसका किस टाइप का जोन है फ्रेंड्स? ये वो जोन है जो यहाँ की जहां पर इसकी ओपनिंग हुई थी और वो ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। अच्छा मोमेंटम दिखने के बाद अभी ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है फ्रेंड्स? ये सपोर्ट ले रहा है जो इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया था। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। अब एक बार वीकली में चलते हैं और जैसे ही मैं वीकली में आता हूं, ये एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है। मेरी डेफिनेट इसमें एंट्री बनती है एट 58 रुपी। इस केस में मैं अपना स्टॉप लॉस 42 रुपी या 40 रुपए के आसपास प्लान कर सकता हूं। तो 58 रुपए पे एंट्री लेकर के 40 रुपए पे स्टॉप लॉस प्लान करके जिस तरीके से हमने बाकी दो ग्राफ में अपनी एक्टिविटी कैरी की, हमें पता है
हमें अपने लाइफ टाइम हाई के पास इस प्राइस को आने के बाद इसको एनालाइज करना है कि इसका बिहेवियर कैसा रहता है, और अगर ये यहाँ से निकल लेता है तो हमें ये भी पता है कि हमें 20 डे मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके इसको ट्रेल कर लेना है। अभी वो ट्रेलिंग का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी ग्राफ में दिखा देता हूं। लेट अस से कि आपने अपनी एंट्री प्लान की होती इस पर्टिकुलर जोन में, और इस पर्टिकुलर जोन में एंट्री प्लान करने के बाद आप सिर्फ मूविंग एवरेज से ही ट्रेल करते चलते, तो आपका जो एग्जिट था वो लगभग 55 रुपए के आसपास ग्राफ ने कराया, और जो आपकी एंट्री वाला जो प्राइस है वो सीधा सीधा मुझे 20 रुपए के लगभग फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है। तो ये होता है जब आपके रूल्स इन प्लेस होते हैं, तो ग्राफ आपको इस तरीके से 150% का इंक्रीमेंट भी दे सकता है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पर और एक बार देख लेते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्राफ ने किस तरीके से बिहेव किया। तो हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल अभी बचा है, हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। अब वैभव ग्लोबल लिमिटेड में देख लेते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरीके इसने अपना परफॉर्म किया, इसका लाइफ टाइम कैसा रहा, गिने चुने 5-7 पॉइंट जो हम अभी तक एवरी ग्राफ में देखते आए हैं। तो चलिए, जैसे ही हम वैभव ग्लोबल लिमिटेड को देखते हैं हमें साफ समझ में आता है फ्रेंड्स, इसने अपने लाइफ टाइम में काफी अच्छा किया है दोस्तों। अब ये अच्छा इसने किया तो है, लेकिन उसके बाद जो ये गिरावट आई है, ये गिरावट भी एक अच्छी खासी गिरावट है फ्रेंड्स। और इस गिरावट के बाद अब मुझे ये तो समझ में आ रहा है, अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ में बाइंग आती है तो वो काफी अच्छी बाइंग रहने वाली है। अब ये जान लेते हैं कि हमें अपनी एंट्री इस पर्टिकुलर ग्राफ में कहाँ प्लान करनी चाहिए। सीधी सी बात, जैसे ही हम इस ग्राफ पर आते हैं हमें एक एक्यूमुलेशन नजर आता है। अब वो कहाँ पर है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि ग्राफ का वो एक्यूमुलेशन एरिया कौन सा है। फ्रेंड्स, ये वो एरिया है जहां पर ग्राफ ने काफी समय बिताया, मल्टीपल टाइम्स बाय सेल इस पर्टिकुलर जोन में हुआ है। अब इस जोन को एक बार डेली ग्राफ में जाकर के देखें तो मुझे और अच्छी पिक्चर दिखाई देती है। मुझे साफ समझ में आता है अगर वैभव ग्लोबल इस पर्टिकुलर लेवल यानी कि 600 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो मैं डेफिनेटली इसको एक अच्छे बाय के लिए कंसीडर कर सकता हूं। अब उस केस में हमें दूसरा ध्यान क्या रखना है, हमें दूसरा ध्यान डेफिनेटली क्या रखना है, हमें दूसरा ध्यान रखना है इसके लाइफ टाइम हाई का, कि अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आकर के किस तरीके का बिहेव करने वाला है। इसके ऊपर क्रॉस कर जाता है वीकली में, डेफिनेटली एक अच्छा बाय बनेगा, एक बेहतरीन मूव रहेगी। लेटस से 650 के आसपास में एंट्री मिल जाती है, अपना स्टॉप लॉस प्लान कीजिए लगभग 550 के या 520 रुपए के आसपास, और इस ग्राफ में बने रहिए जब तक मूविंग एवरेज आपको बना करके रखती है। उसी का बेहतरीन एग्जाम्पल पीछे जस्ट आपके सामने है कि अगर रूल इन प्लेस होंगे तो क्या होता है। ये हमारा एरिया जहां पर हमारी एंट्री हुई, ये हमारा एरिया जहां पर हमारा एग्जिट हुआ। लगभग प्रॉफिट बुकिंग इस केस में कितनी हुई, 750 के लगभग मेरा एग्जिट मुझे नजर आता है, और लगभग 250 के आसपास मुझे मेरा बाइंग प्राइस नजर आता है फ्रेंड्स। तो 250 से 750 पहुंचना यानी कि 200% का इंक्रीमेंट इन प्राइस, जो कि एक बहुत ही अच्छा कैच है। तो मैं आशा करता हूं मैंने एवरी ग्राफ को डिटेल में एज स्लो एज पॉसिबल, ताकि आपको एवरी पॉइंट ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं, मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो डेफिनेटली हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी लर्निंग में किसी तरीके की रुकावट ना आए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए एनालिसिस में, एक नए वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।